हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका MYR मैथ्स बाई रोहित में। आज अपन पढ़ते हैं कक्षा 10वीं की अध्याय 7 के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अध्याय 7 का नाम है क्या हमारा? निर्देशांक ज्यामिति। तो पढ़ते हैं क्या अध्याय 7। जैसा कि नाम क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति को है ये जो अध्याय जो है, ये सारा अध्याय जो है वो किस पर आधारित है? बिंदुओं पर। कैसे बिंदुओं पर? आइए देखते हैं। देखो, इनको बोलते हैं अक्ष। ये है हमारी वाई अक्ष और ये है हमारी एक्स अक्ष। जो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर चार जो स्थान बने हुए हैं ना, एक जे एक जे एक जे एक जे, इनको बोला जाता है क्या? चतुर्थांश। इनको क्या बोला जाता है? चतुर्थांश। अब जे इसको बोला जाता है पहला चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, है ना। प्रथम, इसको क्या बोलेंगे? प्रथम चतुर्थांश। इसको बोल देंगे द्वितीय चतुर्थांश। इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश और इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। जो कि परीक्षा की दृष्टि से अपन महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो इसमें अपन इंट्रोडक्शन बहुत ही डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, अपन इसमें सिर्फ सवालों को हल करेंगे, ठीक है। तो इसका, क्योंकि यदि हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, और इंट्रोडक्शन इसका, हालांकि इंट्रोडक्शन बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी सवाल को समझने के लिए, लेकिन इंट्रोडक्शन आप पहले से समझ चुके होंगे। अपन इसमें सिर्फ सवालों को हल करेंगे, फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम आपको दिखाई दे रहे हैं। तो क्या होगा? ये है प्रथम चतुर्थांश, ये है द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। इसको बोलते हैं क्या? मूल बिंदु। यहाँ पर इसके निर्देशांक क्या होता है? 0 0। जब निर्देशांक की बात करेंगे तो क्या होंगे? 0 0, और यदि इसका बिंदु की बात करें तो यहाँ पर 0 होता है। ये जो 0 होता है, ये एक्स अक्ष का भी 0 होता है, ये वाई अक्ष का भी 0 होता है। ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश हो जाएगी, ये वाई है तो ये नीचे वाई डैश। जो डैश वाले आपको दिख रहा है, इन दोनों पर हमें क्या मिलेंगे? ऋणात्मक बिंदु मिलेंगे। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 और जहाँ तक ले जाना अनंत तक, है ना। ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 5 है ना। तो ये क्या है? धन के। और इन पर जो मिलेंगे, इन लाइनों पर हमें क्या मिलेंगे? ऋण 1 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 है ना। ऋण के मान मिलेंगे, इसको अनंत तक ले जा सकते हो। ऐसे ही इस पर ऋण के मिलेंगे, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 है ना, और अनंत तक। तो हम क्या समझ पाए हैं कि जो अक्ष होती हैं, जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, एक्स अक्ष, इस पूरी अक्ष को एक्स अक्ष बोलते हैं। यहाँ पर ये एक्स डैश कहलाएगी, यहाँ पर ये एक्स, ये वाई, यहाँ पर ये वाई डैश। जो डैश वाली लाइन होगी मूल बिंदु से, इस पर क्या मिलेंगे? ऋणात्मक मान मिलेंगे। यहाँ पर ऋणात्मक मान मिलेंगे, यहाँ पर जी क्या होगा? धनात्मक, जी होगा धनात्मक। अब देखिए, निर्देशांक ज्यामिति वास्तव में क्या है? निर्देशांक ज्यामिति को यदि हम अपनी भाषा में कहें तो ये एड्रेस है, किसी बिंदु का पता है। जैसे मान लो इस चतुर्थांश में कोई बिंदु यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये बिंदु यहाँ पर है। यदि आपसे पूछा जाए कि ये इस बिंदु का एड्रेस क्या है, पता क्या है, तो पहले किसका लिखेंगे? जैसे पहले लिखते हैं, और जब एड्रेस होता है तो उसमें 2 अंक आते हैं। कितने अंक आएंगे? 2 अंक आएंगे। एक अंक आएगा एक्स अक्ष का और एक अंक आएगा वाई अक्ष का। जो पहला जो अंक होगा वो एक्स अक्ष से आएगा, और जो दूसरा अंक होगा वह वाई अक्ष से आएगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम बिंदु की बात करें तो देखिए, ये बिंदु एक्स अक्ष पर कितने है? 2 है, और वाई अक्ष ये क्या है? वाई अक्ष। वाई अक्ष पर कितना है? 3 है। तो इस बिंदु की निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 2 और 3। चूंकि एक्स अक्ष भी धनात्मक है, वाई अक्ष भी धनात्मक है, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 2 और 3, और दोनों कैसे होंगे? धनात्मक। यदि दोनों बिंदु धनात्मक हैं तो वो प्रथम चतुर्थांश होंगे। यदि मान लो कोई बिंदु यहाँ पर पड़ा हुआ है ना, चलो मान लो ये है बिंदु, है ना, ये है, तो सबसे इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? हमें सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले हम देखेंगे एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष ये रही, एक्स अक्ष पर कितना है? ऋण 3, और फिर देखेंगे वाई अक्ष। वाई अक्ष पर कितना है? 1 है ना। तो इस बिंदु के क्या निर्देशांक हो जाएंगे? ऋण 3 और 1। समझ पाए होंगे। यदि हमसे कोई पूछने लग जाए, बताइए 4 और ऋण 5 का बिंदु कहाँ पर होगा इस पते का, तो एक्स पर जी पहला जो लिखा है जी किसका कहलाएगा? एक्स का। तो एक्स पर हमें क्या देखना है? 4, और वो भी किसके साथ? धनात्मक 4 है। तो हमारे पास एक्स की 2 लाइनें, एक जी है एक जी है, जी ऋणात्मक है जी धनात्मक है। तो हमें कहाँ जाना है? धनात्मक। चलो लो, हम 4 पे आ गए एक्स पर। फिर हमें क्या जाना है? ऋण 5 पर। वो कहाँ मिलेगा? वाई पर। मान लो यहाँ पर है ना, जी है। तो जी हमारा बिंदु कहाँ हो जाएगा? जी यहाँ पर हमारा बिंदु हो जाएगा। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे?
ऋण 4 और ऋण 5 है ना। तो 4 और ऋण 5 का बिंदु कहाँ है, जी है। तो समय के अभाव के कारण हम इतना इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं ना, तो आशा करते हैं आप थोड़ा सा निर्देशांक ज्यामिति के बारे में समझ पाए होगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है। अब देखिए हमें इस निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ना क्या क्या है। हमें इस अध्याय में कक्षा 10 में जी निर्देशांक ज्यामिति हम कक्षा 9वीं में भी पढ़ के आए हैं, है ना। हमने वहाँ पर इसके दूसरे विषय के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है कि निर्देशांक ज्यामिति में जो दो बिंदु होंगे उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी पढ़ना। जैसे मान लो एक बिंदु जे है ना, एक बिंदु कहाँ कहीं यहाँ पर है प्रथम चतुर्थांश या किसी भी चतुर्थांश में, या यहाँ है और दूसरा बिंदु यहाँ है, पहला बिंदु यहाँ है, कहीं पर भी है, दो बिंदु हैं, तो हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है। इनके बीच की क्या निकालनी है, दूरी, ये दूरी निकालनी है। जैसे मान लो इस बिंदु का नाम है ए और इस बिंदु का नाम है बी, तो ए और बी के बीच की हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो दूरी कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमारे पास एक दूरी सूत्र है। जैसे हमें क्या निकालना, ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है, तो दूरी सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग, है ना। इस सूत्र की सहायता से हम इन दोनों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। आप बोलोगे सर जी x1 और y1 x2 y2 कहाँ से मिलेंगे, तो देखिए इस बिंदु को क्या मान लेंगे, इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, x1 y1, तो x1 इस बिंदु की निर्देशांक क्या थी, और 2, तो x1 बराबर कितना हो जाएगा 2 और y1 बराबर कितना हो जाएगा 3। देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने क्या मान लिया, इसके निर्देशांक x1 y1 है और निर्देशांक क्या थे 2 और 3, तो x1 बराबर क्या हो गया, पहला x का कहलाता है, दूसरा y का, x1 बराबर हो गया 2 और y बराबर हो गया 3। मान लो इस बिंदु के निर्देशांक हैं कोई भी, है ना, मान लो जैसे मान लेते हैं 6 और 7, x पर यहाँ पर कहीं पर 6 मिलेगा और y पर 7 पर है, तो ये क्या हो जाएगा x2 y2, तो x2 बराबर कितना हो जाएगा 6 और y2 बराबर कितना हो जाएगा 7। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी इस दूरी सूत्र की सहायता से निकाल रहे होंगे। अच्छा, और क्या पढ़ना है इस अध्याय में, और हमें ये भी पढ़ना है कि मान लो ये कोई रेखा है जी, है ना, ये एक बिंदु थे ए और बी, दो बिंदु थे, इनके बीच की दूरी क्या थी, ये ए बी। अब मान लो कोई तीसरा बिंदु आता है सी करके और वो इस रेखा को यहाँ से काट देता है ना। ये एक बिंदु आया सी, इस सी बिंदु ने इस जो रेखाखंड है, जो सी बिंदु है, इसी रेखाखंड पर स्थित है। तो हमें ये ज्ञात करना है कि क्या ज्ञात करना पड़ेगा कि इस सी बिंदु सी के निर्देशांक क्या होंगे। प्रश्न कैसे बनेगा, ए बी एक रेखाखंड है जिस पर सी कोई एक बिंदु स्थित है जो इस रेखाखंड को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो इस विभाजित करने वाले जी क्या विभाजित करने वाला बिंदु है, तो हमें क्या पूछेगा कि इस विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, है ना। तो देखिए इसके निर्देशांक क्या होंगे, एक x का निकलेगा और एक y का निकलेगा। मान लेते हैं x y है, तो x का सूत्र क्या हो जाएगा, x बराबर होगा m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे में m1 प्लस m2। आप सोच रहे हो कि सर जी m1 m2 क्या है, x2 और x1 तो हमें समझ में आया कि जी x2 हो जाएगा और जी x1 हो जाएगा। m1 कहाँ से आएगा, तो देखिए जी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कहेंगे m1 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कहेंगे m2। तो जी बांट रहा है ना, जो इसको कहेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी को m1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को m2। ये भी दूरी हमें सवाल में दे के रखेगा, है ना, कभी डायरेक्टली दे के रखेगा, कभी वो अपने प्रश्न में घुमा के दे के रखेगा, हमें उसको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। और तो हमें जी किसका मान निकला, x का, जी x दिख रहा है, इस x का, है ना, इस बिंदु के भी कुछ ना कुछ निर्देशांक होंगे, x का कुछ मान होगा, y का कुछ मान होगा, तो इसको हमने क्या मान लिया, x और y। तो x निकालने के लिए ये सूत्र और y निकालने के लिए क्या सूत्र, जी हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे m1 प्लस m2, है ना, जी हो जाएंगे। तो बस हमें इस पूरे अध्याय में दो ही प्रकार के सवाल पढ़ने हैं। कैसे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है और एक रेखाखंड को विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो समझ पाए होगे, ये था हमारा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा था, इसमें में आप लोग समझ पाए होगे ना। आइए पढ़ते हैं अपन महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, चलो पहला ही प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु, सॉरी जी वाला प्रश्न जी नहीं है ना, शुरुआत कर रहा है तो अपन जी अध्याय 7 में, है ना। क्या है
कि प्रश्न है कि दो बिंदु दिए गए हैं, बिंदु क्या है 2 और 3 और दूसरा बिंदु है हमारा 4 और 1, 4 और 1। हमें क्या बोला गया, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो मान लेते हैं इसको जी एक लाइन है ना, यहाँ पर बिंदु A है और यहाँ पर बिंदु B है। तो बिंदु A के निर्देशांक क्या है जी 2 और 3 है, इसके निर्देशांक क्या बोल दिए 4 और 1 है। तो हमें इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है ना। तो जी हो जाएगा हमारा x1 y1, जी हो जाएगा x2 y2। तो x1 y1 बराबर कितना हो जाएगा 2 और 3। तो यहाँ से x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3। ऐसे जी हो जाएगा x2 y2 बराबर क्या हो जाएगा, x2 y2 बराबर हो जाएगा हमारा 4 और 1 है ना। तो x2 बराबर पहला है ना, जो पहले लिखा और जो पहले लिखा वो उसके, जैसे x2 पहले लिखा यहाँ पर 4 पहले लिखा तो x2 बराबर 4 और फिर y2 लिखा तो y2 बराबर 1। ठीक है, अब डायरेक्ट आप सूत्र लगा दो कि इसका AB के बीच की दूरी निकालनी है, A और AB की दूरी। तो दूरी सूत्र क्या है हमारे पास, √x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग है ना। तो इसमें हम मान रख देंगे। देखिए x2 बराबर क्या है हमारे पास, x2 बराबर है जी रहा 4 ऋण, जी ऋण किसका सूत्र x1, x1 बराबर कितना है 2, 4 ऋण 2 का होल वर्ग प्लस y2 कितना है हमारे पास 1 ऋण y1 कितना है 3 इसका होल वर्ग। तो क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गए तो क्या बचेगा 2, 2 का वर्ग धन 3 में से 1 गया कितना बचेगा माइनस का 2 और इसका होल वर्ग। तो देखिए 2 का वर्ग 4 धन ऋण का वर्ग धन और 2 का वर्ग 4, तो कितना हो जाएगा 4 और 4 8, कितना हो जाएगा 4 और 4 8। तो इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 2 करनी 2 है ना। कैसे लिख सकते हो, क्योंकि ये 8 को आप लिखोगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 है ना, 3 2 आएंगे तो 2 के एक जोड़े से 2 बाहर आ गए, अंदर क्या बचेगा 1 2। तो हमारे A और B के बीच की दूरी कितनी आ गई 2 करनी 2, A और B के बीच की दूरी आ गई। समझ पाए होगे, ठीक है। इसी प्रकार इसमें और सवाल है जी आप लोग कर लेना है ना, दूसरा और तीसरा है ना। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट सवाल है अगला कि हमें बिंदु दिए गए हैं है ना, और हमसे पूछा क्या गया, चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए क्या दिए गए हैं, हमें 3 बिंदु दिए गए हैं, हम उनको ABC मान लेंगे है ना। तो क्या दिए गए हैं हमें दिया गया है कि 1 और दिया क्या गया है कि एक बिंदु है 1 5, दूसरा बिंदु है 2 और 3 और तीसरा बिंदु है ऋण 2 और ऋण 11। हमसे पूछा गया है क्या समरेखी है, क्या समरेखी है। आइए तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमें दिया गया है कि 3 बिंदु दिए गए हैं 1 5 2 3 और ऋण 2 और 11। हमसे पूछ रहा क्या ये तीनों बिंदु समरेखी हैं। तो देखिए समरेखी का मतलब क्या होता है, समरेखी का मतलब है कि क्या ये तीनों बिंदु समरेखी मतलब एक ही रेखा पर स्थित है। एक ही रेखा पर स्थित होने का मतलब है, देखिए यदि हम इसको A इसको B इसको C बोल दें 3 बिंदु, यदि बिंदु A और ये बिंदु B है ना, 2 बिंदु हैं A और B, एक बिंदु C या फिर यहाँ बोल दे इसको बोल दे A और C, हमारे पास ये 2 बिंदु है A और C। अब यदि B बिंदु इसी रेखा पर स्थित है ना, तो वो हमसे ये बोला है क्या ये तीनों बिंदु A B C, यदि A B C एक ही रेखा पर स्थित हैं तो ये क्या कहलाएंगे समरेखी। समरेखी का मतलब होता है तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होना। तो हमें ये बताना है कि क्या ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो कैसे बताएंगे, देखो क्या करेंगे अपन कि यदि ये तीनों बिंदु समरेखी हुए, यदि तीनों बिंदु समरेखी हुए तो क्या होगा कि जो AC है वह क्या होगा AB धन BC के बराबर होगा है ना। मतलब यदि किन्हीं 2 बिंदु है ना, हो सकता है कि ये बिंदु इस ये आगे हो ये पीछे हो है ना, तो हमें क्या करना है कि यदि किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी तीसरे बिंदु के बराबर है तो वे तीनों बिंदु क्या होंगे समरेखी। क्यों, क्योंकि देख लो यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर जो AC है जो AC है वह किस किस से मिलके बन रहा है AB धन BC,
यदि ये संरेखी होंगे, यदि तीनों बिंदु संरेखी होंगे तो ऐसा होना चाहिए कि जो AC है भाई AB धन BC के बराबर होना चाहिए, है ना। अच्छा, यदि संरेखी नहीं होंगे तो ये AC किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का योग तीसरे बिंदु के बीच की दूरी के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर जैसे मान लो एक बिंदु जी है ना, मान लो जी है A और जी है C, मान लो B बिंदु यहाँ पर स्थित नहीं है, B बिंदु यहाँ है, थोड़े से नीचे स्थित है, तो ऐसे बनेंगे ना। तो हाँ, हम जी नहीं कह सकते कि AC बराबर होगा किसके, इसको B, AB धन BC के। मतलब यदि संरेखी हैं तो ऐसा होगा, और यदि संरेखी हैं तो ऐसा जीव कभी नहीं होगा, है ना। क्योंकि यदि असंरेखी, यदि संरेखी होंगे तो ये ऐसा बनेगा, यदि संरेखी नहीं होंगे, देखो जी संरेखी नहीं है तो ऐसा होगा, मतलब दो, है ना। तो आइए हम क्या बताते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होना चाहिए। तो A के निर्देशांक क्या है, 1 5, B के निर्देशांक क्या है, 2 3, और C के निर्देशांक क्या है, ऋण 2 और ऋण 11। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, A और C के बीच की दूरी निकाल लें, A और C के। और देखिए आपके मन में डाउट होगा कि सर किसको x1/1 माने, किसको x2/2 माने। तो देखिए आप किसी को भी x1/1 मान सकते हो, किसी को भी x2/2 मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उत्तर पर, है ना। और आपका उत्तर भी निकलेगा। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि थोड़ा सा उसको सिस्टोमेटिक लिखने के लिए आप यहाँ पर जो अक्षर पहले लिखे, जैसे आपने पहले A लिखा फिर C लिखा, तो A के जो निर्देशांक होंगे आप उसको x1/1 मानना, और C के जो निर्देशांक होंगे आप उसको x2/2 मानना। आप किसी को भी x1/1 मान सकते हो, इसको x1/1 मान सकते हो, इसको x2/2 मान सकते हो। इस जब इन दोनों का करेंगे तो इसको x1/1 या इसको x1/1, किसी को भी x1/1 किसी को भी x2/2 मान सकते हो। लेकिन उसको सही तरीका क्या होता है लिखने का कि यहाँ पर यदि आपने A और फिर C लिखा है तो A के जो निर्देशांक होंगे उसको x1/1 मानो और C के निर्देशांकों को x2/2 मानो। तो ये हो जाएंगे हमारे क्या, इसके लिए AC के लिए, है ना, AC की दूरी। तो दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं पहले, x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। तो यहाँ पर देखिए A लिखा है पहले, तो इसको मानो x1/1, और फिर क्या लिखा है C, तो इसको मानो x2/2, ठीक है ना। चाहिए इस सूत्र में मान रख देते हैं। तो x2 हमारे पास क्या हो जाएगा, जो पहले x2 जी हो जाएगा, y2 जी हो जाएगा। x2 क्या है, ऋण 2, और जी ऋण 2 कहाँ से आया, इससे, और ऋण x1 का मान कितना है 1, इसका होल वर्ग, प्लस y2 कितना है, ऋण का 11, माइनस y1 कितना है 5 का होल वर्ग, है ना। इसको हल कर लेते हैं, क्या होगा, ऋण का 2 ऋण का 1, है ना। तो ऋण ऋण के हो तो जुड़ जाते हैं, ऋण के 3 का वर्ग धन ऋण के 11, ऋण के 5 क्या हो जाएंगे, ऋण के 16 का होल वर्ग बराबर क्या आ जाएगा, 3 का वर्ग 9, ऋण का वर्ग धन बन जाएगा, 16 का वर्ग 256, और ऋण का वर्ग धन बन जाएगा ना। तो 256 में 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 265 जी आ गया हमारे पास AC। A भी निकाल लेते हैं, A और B के बीच की दूरी जी A भी निकाल रहा है, तो इसको हम क्या कर दें, इसको x2/2 मान लें, है ना। तो जी सूत्र फिर से लग जाएगा, AB की दूरी, AB के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, सूत्र यही है x2 क्या है हमारा 2 माइनस x1 1 का होल वर्ग प्लस y2 कितना है 3, ऋण y1 कितना है 5 का होल वर्ग। तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 का वर्ग, है ना, और 5 में से 3 जाएगा तो ऋण का 2 का वर्ग, है ना। तो क्या 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, और ऋण का वर्ग धन, और 2 का वर्ग 4, तो क्या आ जाएगा √5, है ना। तो AB के बीच की दूरी क्या आ गई, √5। अच्छा, अब निकाल लेते हैं B और C के बीच की दूरी। क्या निकाल लेते हैं, B और C के बीच की दूरी। हमने क्या निकाल ली, A और C के बीच की दूरी निकाल ली, हमने AB के बीच की दूरी निकाली, और BC की ओर निकाल लेते हैं ना। तो इसको मान लेंगे x1/1, इसको मान लेंगे x2/2। तो क्या है, BC की दूरी क्या है, सूत्र यही रहेगा, x2 माइनस x1, तो ऋण 2 माइनस ऋण सूत्र का, और x1 क्या है 2 का होल वर्ग प्लस y2 कितना है, ऋण का 11 माइनस y2 माइनस y1 कितना है 3 का होल वर्ग। तो क्या हो जाएगा, ऋण 2 क्या हो जाएगा, ऋण का 4, है ना, इसका होल वर्ग
प्लस ऋण के 11 ऋण के 3 क्या हो जाएगी, ऋण के 14 इसका होल वर्ग। समझ पाए? तो 4 का वर्ग 16 और ऋण का वर्ग धन हो जाएगा और 14 का वर्ग 196 और ये माइनस प्लस हो जाएगा ना। अब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 102 और 10 112 है ना, क्या हो जाएगा 112। तो देखिए हमारे पास जो है ना AC क्या था, यदि ये तीनों बिंदु संरेखीय तो क्या होना चाहिए था, AC जो होना चाहिए था भाई AB धन BC होना चाहिए, AB धन BC। तो AC हमारा क्या है 200, AC बराबर कितना आया, ऐसा होना चाहिए है ना। तो पहले अपन देख लेते हैं AC बराबर कितना है, ये है AC, ये है हमारा AB और ये है हमारा BC। तो हम देख पा रहे हैं जो AC है इन दोनों के योग के बराबर नहीं है, मतलब जो 265 है वह बराबर नहीं है किसके, √5 धन √112, इन दोनों के इक्वल नहीं है। यदि इक्वल नहीं है तो लिख देंगे अतः बिंदु संरेखी नहीं है। यदि इक्वल होता तो हम लिख देते बिंदु संरेखी। समझ पाए हो? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है इसको, है ना। आप देखिए करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारे पास, क्या पूछ रहा है कि हमें x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करना है। मिटा दें इसको, देखिए अगला सवाल है हमारा कि हमें एक बिंदु ज्ञात करना है जो दो बिंदु के कौन कौन से, 2 और ऋण 5 और किससे, ऋण 2 और 9 से कैसा है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। कहाँ पर करना, x अक्ष पर, x अक्ष पर बिंदु ज्ञात करो जो बिंदु इससे और इससे कैसा हो, समदूरस्थ। देखिए हम आपको सवाल समझा देते हैं कि हमसे क्या बोल रहा है, हमें एक बिंदु ज्ञात करना है। कहाँ पर बिंदु ज्ञात करना है, x अक्ष पर। आप अक्ष समझते हो, ये है x अक्ष। तो इस अक्ष पर बिंदु कहाँ होगा, इस अक्ष पर कहीं पर एक बिंदु स्थित होगा जो बिंदु इससे और इससे समान दूरी पर है। क्या है, इन दोनों बिंदुओं से कैसा है, समान दूरी पर है। तो देखिए क्या करते हैं अपन, इसका एक रफली चित्र बना देते हैं नॉर्मल सा। तो हम इसको मान लेंगे एक बिंदु, इसको मान लेंगे A, इसको मान लेंगे क्या, B है। ए जी है हमारी एक लाइन A, इस बिंदु को बोल देंगे A और इसको बोल देंगे बिंदु B, है ना। चलो ऐसे भी बना सकते हो आप, या फिर आप चित्र को जैसे चाहो वैसे बना सकते हो, इस प्रकार से बना सकते हो। देख लीजिए ऐसे ही बना लेंगे, कैसे कि एक बिंदु हमने लिया जी A और एक बिंदु जे लिया हमने B। अब इस बिंदु से समान दूरी पर एक बिंदु लेना। चलो मान लो हमने एक बिंदु जे ले लिया यहाँ पर, है ना। तो इस बिंदु को हम क्या बोल देंगे, C बोल देंगे। और यहाँ से A और C और BC हमसे क्या बोला गया जी, हमें दिया गया है कि AC और BC के बीच की दूरी, है ना। तो अपन यहाँ कर लेंगे जो दूसरे बोला है, माना A बराबर क्या है 2 और ऋण 5 और B के निर्देशांक हमने क्या मान लिए, ऋण 2 और जी जो हमें दिए थे हमने वही मान लिए, ऋण 2 और 9 है ना। अब उसने हमसे क्या बोला है कि इन एक बिंदु आता है और वो बिंदु कहाँ पर है, x अक्ष पर है। हमने क्या मान लिया, वह बिंदु क्या है C, माना वह बिंदु क्या है, माना यहीं पर लिखा है और क्या माना है, वह बिंदु C है जो कहाँ है, जो x अक्ष पर है, x अक्ष पर है। अब देखो इस सवाल को समझने के लिए आप थोड़ा सा अक्षों के बारे में एक बार फिर से समझें कि हाँ आप बोलो सर समझ लिया, फिर भी एक बार देखो ये x अक्ष है ना, और ये y अक्ष है। मान लो कोई बिंदु यहाँ पर स्थित है ना। तो देखिए जी निर्देशांक किसका कहलाता है, जी 0 कहलाता है। जी x का भी होगा, जी y का होगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, रफली समझ लो। देखो मान लो कोई बिंदु यहाँ पर है, किस पर है, 2 पर स्थित है, दिख रहा होगा। मान लो कोई बिंदु थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, देखो जी x अक्ष है, मान लो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है और जी केंद्र है, इसका निर्देशांक क्या होता है 0। मान लो कोई बिंदु यहाँ पर 2 पर स्थित है, यहाँ पर, और वो कहाँ पर है, x अक्ष पर, ना ऊपर ना नीचे, उस x की जो लाइन है उसी पर स्थित है जी, है ना।
और यहाँ पर 1 अक्ष और 3। तो अब हमसे कोई पूछे कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक्स अक्ष का। तो एक्स अक्ष पर कितने पर है, 2 पर। अच्छा, और वाई अक्ष पर क्या है जी, 0 है ना। ये 0 जो है ये किसका है, एक्स और वाई का है। तो अभी फिलहाल के लिए किसका हो जाएगा, वाई का। तो क्या हो जाएंगे इसके निर्देशांक 0। यदि मान लो कोई बिंदु यहाँ 1 पर होगा तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक्स पर 1 है और वाई पर क्या है, 0। यदि कोई बिंदु यहाँ पर 3 पर स्थित होगा तो एक्स पर 3 है, वाई पर 0। समझ पाए हो। यदि यहाँ पर कोई बिंदु होगा, चलो यहाँ पर इसको साथ साथ इसको वाई अक्ष को भी समझ लेते हैं। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है ना। यदि इसके निर्देशांक की बात करें तो पहले किसका लिखा जाता है, एक्स का। तो एक्स पर क्या है, एक्स की लाइन पर 0 हो जाएगा, है ना। यदि यहाँ पर होता तो जैसे मान लो यहाँ पर होता बिंदु तो एक्स पर कुछ ना कुछ होता, 1 होता, यहाँ होता तो एक्स पर 2 होता, यहाँ होता तो एक्स पर 3 होता, लेकिन बिंदु यहीं पर है तो यहाँ पर एक्स का क्या है, 0। तो एक्स पर 0 और वाई पर कितना है, 2 है। यदि इस बिंदु की बात करें तो एक्स पर 0 है, वाई पर 1 है। तो देखो हम आपको ये बात समझाना चाह रहे हैं कि यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित होगा, है ना। हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित होगा तो उसका जो वाई का निर्देशांक होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और यदि कोई बिंदु वाई अक्ष पर ही स्थित होगा तो उसमें जो एक्स का मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा। समझ पाए हो। तो देखिए हमसे क्या बोल रहा है कि एक बिंदु जो है वो कहाँ पर स्थित है, एक्स अक्ष पर। यदि वह बिंदु, हमने कौन सा बिंदु माना है, सी माना है हमने माना, और वह बिंदु सी अक्ष पर है। कौन सा बिंदु, जो एक्स अक्ष पर है। अगर ये बिंदु सी जो है जो एक्स अक्ष पर है तो हमें वाई का तो नहीं पता कि वाई का क्या है, लेकिन एक्स का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, 0। तो हम इसके निर्देशांक मान लेते हैं, एक्स पर तो 0 ही होगा, वाई पर हमें नहीं पता तो वाई पर हम मान लेते हैं। और सी के निर्देशांक क्या है, 0 और वाई। तो यहाँ पर लिख देते हैं सी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0 और वाई। आपको समझ में आया 0 कहाँ से आया है, क्योंकि एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है तो एक्स पर तो कुछ ना कुछ मान होगा, वाई पर 0 होगा ना। एक मिनट, है ना, कि बिंदु कहाँ पर है, एक्स अक्ष पर स्थित है। बिंदु कहाँ पर है, एक्स अक्ष पर स्थित है तो एक्स का तो कुछ ना कुछ मान होगा, लेकिन वाई क्या होगा, 0 होगा। एक्स का कुछ ना कुछ मान होगा और वाई क्या होगा, 0। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स, और वाई पर क्या होगा, 0। समझ पाए हो। अब देखिए, अब हमें इस सवाल को हल करना है। तो हमें तीनों बिंदुओं के हमने निर्देशांक लिख लिए, ए का हमें दिया है, बी का हमें दिया, सी के हमने ज्ञात कर लिए। और सी के निर्देशांक क्या है, एक्स और 0। उसको आपको समझ भी आया है कि एक्स और 0 क्यों आया है, क्योंकि बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है। अब क्या करना है, हमें दिया क्या है कि उसने ये दिया है कि जो बिंदु सी है, जो बिंदु सी है, बिंदु ए और बिंदु बी से कैसा है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ है मतलब समान दूरी पर है, समान दूरी पर है। इसका मतलब है कि जो ए सी है वह बराबर है किसके, बी सी के। ए सी की और बी सी के बीच की दूरी कैसी है, समान है। तो आइए लिख लेते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र क्या है, √x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग, है ना। तो इसमें लगा लेते हैं। पहले ए लिखा तो ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, यहाँ पर लिख लेते, जी लिखा है ना, जी हो जाएंगे x1 y1 किसके लिए, ए सी के लिए, और बी सी के लिए जी होंगे x1 y1, और जी सी के हमेशा क्या होंगे, सी दोनों बार, तो इसको बोल देंगे x2, और यहाँ पर लिख लेते हैं x2 y2। तो देखिए दूरी सूत्र इसमें लगाते हैं, क्या है, x2 किसके लिए, अभी ए सी के लिए लगा रहा है, तो जी हो जाएंगे ए के x1 y1, और सी के लिए लगा रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, ए सी के लिए लगा रहे, तो ए सी क्या है हमारा, x2 क्या है, जी रहा x2, x पहला x का कहलाएगा, दूसरा y का, तो पहला x का दूसरा y का। x2 क्या है, x ऋण x1, इसके लिए अभी इसको मिटा देते हैं। x1 क्या है, 2, इसका होल वर्ग प्लस y2, और y2 क्या है हमारा, 0 ऋण y1 कितना है, जे ऋण सूत्र का जे वाला, और y1 का मान कितना है, ऋण 5, और इसका होल वर्ग, है ना, बराबर। अब किसके लिए लगा रहा है, बी सी के लिए। तो बी के निर्देशांक x1 y1 कहलाएंगे, है ना, x1 y1 कहलाएंगे, और सी के निर्देशांक x2 y2। तो x2 मतलब x माइनस x1 कितना है, -j, और इसका माइनस, तो -2 का होल वर्ग प्लस y2 क्या कहलाएगा, 0 ऋण 9 का
होल वर्ग। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस ओर करनी है, इस ओर करनी है ना। या तो आप ये बोल सकते हो कि दोनों ओर वर्ग लेने पर, दोनों ओर वर्ग लगाने पर वर्ग से करनी कट जाती है, फिर इसकी करनी और इसकी करनी काट देंगे। समझ पाए हो? तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल वर्ग धन जी 0 है जी, ऋण और ऋण का गुणा होगा तो धन का हो जाएगा, धन 5 का वर्ग बराबर, यहाँ पर जी ऋण और ऋण का गुणा होगा तो धन बन जाएगा x धन 2 का होल वर्ग धन जी क्या बचेगा, 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही बचेगा, तो ऋण 9 का वर्ग। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें सर्वसमीकरण लग जाएगी कौन सी, a माइनस बी का होल वर्ग। कौन सी, a माइनस बी का होल वर्ग क्या होती है, a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab लगा दो, तो a की जगह है x, b की जगह है 2, तो लगा दो a का वर्ग मतलब x का वर्ग धन b का वर्ग मतलब 2 का वर्ग 4 ऋण 2 सूत्र के और 2a का मान है x, b का मान है 2, तो 2 है ना। इसमें देखो ये 2 सूत्र के a का मान है x और b का मान कितना है 2, तो गुणा करेंगे 2 दूनी 4 है ना, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4x धन 5 का वर्ग 25 बराबर। इसमें सर्वसमीकरण लग जाएगी किसकी, प्लस की a प्लस बी का होल वर्ग क्या होता है, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab लगा दो, तो a का वर्ग मतलब x का वर्ग धन b का वर्ग मतलब 2 का वर्ग 4 धन 2 सूत्र के a का मान x, b का मान 2, तो 2 दूनी 4x धन 9 ऋण है तो ऋण का वर्ग धन हो जाएगा, 9 का वर्ग 81। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस ओर 4 प्लस के हैं, इस ओर 4 प्लस के हैं, कट जाएंगे। इस ओर x का वर्ग प्लस का है, इस ओर x का वर्ग। जब आप बराबर के एक इस साइड से और एक इस साइड से काट रहे हो तो दोनों जो चिन्ह हैं आप जिसको काट रहे हो उनके चिन्ह कैसे होने चाहिए, समान। यदि बराबर के इस ओर काट रहे हो है ना, तो यदि एक ही तरफ ला के काट रहे हो तो एक धन का एक ऋण का होना चाहिए। तो x का वर्ग x से वर्ग से कट गया क्योंकि जे भी धन का जे भी धन का, 4 से कट गया, जे भी धन का जे धन का। जी 4x से 4x नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि जे ऋण का है और जे धन का है ना। तो एक काम करते हैं, एक x वाले एक साइड लिख लेते हैं और मतलब जो चर पद हैं उनको एक साइड लिख लेते हैं, चर पद को एक साइड, तो जी 4x यहाँ कहते हैं और जी धन जे 4x इस ओर धन का है, जी आएगा तो जे भी इस ओर आके ऋण का हो जाएगा 4x और जी इस ओर क्या है 81, जी 25 धन का है इस ओर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। देखिए 4x और 4x कितना हो जाएगा, जुड़ के 8x और ऋण का है तो ऋण का ही रहेगा। और 81 क्या है हमारा, 81 माइनस 25 है ना, तो 81 में से हम क्या घटा दें, 25 को घटा दें है ना, तो घटा देंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 80 में से 25 को घटा देंगे 55, एक एक्स्ट्रा तो क्या बच जाएगा 56 बच जाएगा। क्या बचेगा, 56 बचेगा। अब देखिए इनको क्या करते हैं, जे 8 इस साइड गुणा में है, इस ओर आएगा तो भाग में आ जाएगा, और जे ऋण है तो जे ऋण भी लेके आएगा, तो 8 7 56, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ऋण का 7। x का मान कितना आ गया, ऋण का 7 है। यदि x का मान क्या निकला हमारे पास, ऋण का 7 निकला, तो हमें क्या बताने थे, x अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना था और हमने बिंदु क्या माना था c, तो c के निर्देशांक क्या थे x और 0, और x का मान हमारा क्या निकला ऋण 7, तो c के निर्देशांक क्या हो जाएंगे ऋण 7 और 0, मतलब x अक्ष पर बिंदु क्या होगा, ऋण 7 और 0 होगा, जो बिंदु a और b से समान दूरी पर स्थित है। तो हमें बिंदु c के ही निर्देशांक ज्ञात करने थे। ठीक है, समझ पाए। अगला प्रश्न है हमारा, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए एक बिंदु P है और बिंदु Q के बीच की दूरी क्या है 10 मात्रक। आइए हम इसका थोड़ा सा एक रफली चित्र बना लेते हैं। क्या है, हमें 2 बिंदु दिए हैं, एक बिंदु जे P है और एक बिंदु जे Q है ना। हमसे क्या बोल रहा है कि P के निर्देशांक क्या है 2 और ऋण 3 और Q की निर्देशांक क्या है 10 और y है ना। तो हमें इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है दी है 10 मात्रक। मात्रक का मतलब होता है यदि आपको सेंटीमीटर लिखना हो सेंटीमीटर लिख लो, मीटर लिखना हो मीटर है ना, जो भी लिखना चाहो। तो क्या दिया हमें, P के निर्देशांक दिए हैं 2 और ऋण 3 और Q के निर्देशांक दिए हैं 10 और y। जो Q के निर्देशांक हैं 10 और y, उसमें जो y है हमें उस y का मान ज्ञात करना है ना। तो हमें क्या करना है, y का मान ज्ञात करना है। तो आइए P के निर्देशांक क्या है 2 और ऋण 3, जिसको हम क्या मान लेंगे x1 और y1 मान लेंगे। और Q के निर्देशांक क्या है 10 और y।
ठीक है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, x2 और y2 मान लेंगे। और p और q के बीच की दूरी, p q की जो दूरी दी है वो कितनी दी है, हमें 10 दी है। आइए सूत्र लगा लेते हैं। तो p q की दूरी बराबर, सूत्र लगा लेते, क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। तो पी क्यू के बीच की दूरी क्या है, पी क्यू की दूरी कितनी है, 10, तो यहाँ पर 10 लिख देते हैं, बराबर x2 क्या है हमारे पास 10 ऋण x1 कितना है 2, है ना, 10 ऋण 2 का होल वर्ग प्लस y2 कितना है हमारे पास y2 की वैल्यू क्या है y ऋण, जे ऋण किसका, सूत्र का, और y1 का मान कितना है, ऋण का 3, तो इसको कोष्टक में लिख देंगे, इसका होल वर्ग, और जी क्या है अंडर रूट, है ना। तो आइए देखते हैं, जी अंडर रूट है ना, जी अंडर रूट इस ओर आएगा तो क्या बना देगा, वर्ग बना देगा, किसका वर्ग, 10 का वर्ग, इस ओर क्या बन जाएगा 10 ऋण 2, क्या बचेगा 8, तो 8 का वर्ग धन y, और ऋण का गुणा होगा तो क्या बन जाएगा धन y धन 3 का होल वर्ग। आइए 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100, 8 का वर्ग 64 धन, इसमें सर्वसमीकरण लग जाएगी कौन सी, a प्लस बी का होल वर्ग, क्या होता है a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, तो क्या हो जाएगा, a की जगह है y और b की जगह है 3, तो a का वर्ग मतलब y का वर्ग धन b का वर्ग मतलब 3 का वर्ग धन 2 सूत्र के, a का मान है y, b का मान है कितना 3, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6y। इसको सॉल्व करेंगे जी, इस साइड क्या हो जाएगा 100, एक बार और लिख लेते हैं जी, क्या हो जाएगा 64, जी है क्या y का वर्ग, ये 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, जी क्या है 6y, है ना। तो 64 और 9 जुड़ के कितना हो जाएगा हमारे पास 73, है ना, और जी कितना है 100, और जी क्या हो जाएगा y का वर्ग धन 6y, है ना। तो जी 73 इस ओर प्लस का है, इस ओर आएगा तो माइनस का, है ना, या फिर इस 100 को ही इस साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको घातों के क्रम में भी लिख ले रहे हैं, तो y का वर्ग धन 6y, और धन जी क्या है 73, और जी इस ओर किसका है 100 प्लस का, इस ओर आएगा तो माइनस, इसको घटा देते हैं ना, तो क्या हो जाएगा y का वर्ग धन 6y, और 100 माइनस 73, 100 में से 73 जाएंगे कितना बच जाएगा 27, बड़ी संख्या ऋण की है तो ऋण का बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या बन गया द्विघाती समीकरण। इस द्विघाती समीकरण को हल कर देंगे तो क्या है हमारे पास द्विघाती समीकरण, y² प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। इसको हल कर देंगे तो आपको गुणनखंड विधि आती है ना, तो ऐसी संख्या ढूंढी कि गुणा करें तो 27 आए, जोड़ें घटाएं तो 6 आए, तो 9 3 27, और 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6, तो जी y का वर्ग ज्यों करते हो मिल चुकी है ना, तो इसको हम 6y के लिए ऐसा लिख सकते हैं 9y ऋण 3y, है ना, 9y में से 3y जाएगा तो 6y ऋण 27 को क्या लिख सकते हैं 9 गुणा 3 बराबर 0। इसमें से कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन ले लो, है ना, जो 6 को हमने 2 भागों में तोड़ा, एक भाग इसको दे दो, एक भाग इसको दे दो, कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है सिर्फ y, है ना, इसके पास क्या बच गया y, और इससे y कॉमन ले लिया था तो क्या बचा 9, और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 3 यहाँ है, 3 यहाँ है तो 3 कॉमन आ जाएगा, और चूंकि यहाँ पर हमें धन है तो इसमें भी धन बनाना है तो हम ऋण कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा यहाँ पर y, और ये ऋण कॉमन लेने से ये ऋण क्या बन जाएगा धन बन जाएगा, और ये बचा 9 बराबर 0। अब पूरे में से y धन 9 कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा, यहाँ से y धन 9 लिया तो क्या बचा यहाँ पर y, यहाँ से लिया तो यहाँ पर बचा ऋण का 3 बराबर 0। एक बार इसको बराबर में 0 रख देंगे और एक बार इसको बराबर में 0 रख देंगे, तो जी धन का 9 उस हो जाएगा तो ऋण का 9 हो जाएगा, और जी ऋण का 3 उस हो जाएगा तो धन का 3 हो जाएगा। तो y के हमें 2 मान मिल गए, ऋण का 9 और 3, जी रहे y के हमारे पास 2 मान। जी था हमारा सवाल, समझ पाए।